Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair plus PIB summary of 4th of January 2020 एंड इस मंथ का दैट इज जनवरी में बस 1st ऑफ जैन का ही करंट अफेयर आया था, अपलोड हुआ था। जो 2nd ऑफ जैन और 3rd ऑफ जैन का था वो अपलोड नहीं हुआ। हमने भी वीडियोस उसके रिगार्डिंग में नहीं बनाए एंड रिगार्डिंग इन दोनों डेज का जितना भी कवर करना था पार्ट वो उन्होंने कंपाइल करके 4th ऑफ जैन में ही दे दिया है। आज का जो डिस्कशन रहेगा दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारा जो 2 दिन का करंट अफेयर जो पब्लिश नहीं हुआ था वो सारा इसी में कवर हो रहा है। एंड लेट्स स्टार्ट। देखा जाए तो टेबल ऑफ कंटेंट दैट इज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो GS2 पेपर से 4 न्यूज़ है, GS3 से 2 एंड फैक्ट फॉर फिल्म्स देखा जाए तो 1 न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले न्यूज़ है GS2 पेपर से विच कवर्स द टॉपिक इशू रिलेटेड टू द हेल्थ। सो जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दैट इज़ FSSAI/लिमिट फॉर अ ट्रांस फैट लेवल इन द फ्लड्स। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने जो ट्रांस फैट का अमाउंट होता है, ट्रांस फैटी एसिड का जो अमाउंट होता है इन द ऑयल एंड फैट टू 3% फॉर 2021 एंड बाई 2% बाई 2022। ठीक है, उन्होंने ऐसा एक कैप लिमिट जो है वो लगाई है फ्रॉम द करंट परमिसेबल लिमिट जो 5% तक है थ्रू द अमेंडमेंट किसको किया है उन्होंने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल रेगुलेशन। इसको अमेंड करते हुए उन्होंने कैप लिमिट जो एक परमिशेबल करंट वैल्यूज़ है, ठीक है, उसको चेंज करते हुए उन्होंने टारगेट रखा है कि जो हमारा 2021 तक 3% तक किया जाएगा एंड 2022 तक 2% तक उसको डिक्रीज किया जाएगा। किसका कंटेंट, दैट इज़ अ ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल एज वेल एज इन द फैट्स। ओके, तो ये एक हो गया कंटेक्स रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड। सो द रिवाइज रेगुलेशन जो भी अभी लाए गए हैं इट इज़ अप्लाइड टू द एडिबल रिफाइंड ऑयल, वनस्पति पार्शियली हाइड्रोजेनेटेड ऑयल, मैगरीन, बेकरी शॉर्टनिंग एंड अदर मीडियम ऑफ फूड्स जैसे कि वेजिटेबल फैट स्प्रेड एंड अ मिक्स्ड फैट स्प्रेड। ठीक है, तो इन सबको जो है आज अभी जो रिवाइज रेगुलेशन आए ना इन सारे कैटेगरीज के लिए वो अप्लीकेबल रहेंगे। अब इनकी नीड क्यों थी कि क्यों उनको रिवाइज करनी पड़ी, जितनी भी उन्होंने एक लिमिट रखी है ट्रांस फैटी एसिड की। ओके, सो जो ट्रांस फैट होता है वो मेनली एसोसिएटेड होता है विद द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ अ हार्ट अटैक एंड अ डेथ फ्रॉम अ क्रॉनिक कोरोनरी हार्ट डिसीजेस। ठीक है, तो हार्ट अटैक या हार्ट डिसीजेस से बहुत ज़्यादा ये जो फैट ट्रांस होता है वो एसोसिएटेड होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द WHO, ठीक है, उन्होंने भी ऐसा नोटिफाई किया था कि अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 5 लाख से भी ज़्यादा जो है डेथ टेक प्लस जो लोग मरते हैं जस्ट ड्यू टू द कंज्यूमिंग और मोर कंजम्पशन जो होता है इनटेक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस फैटी एसिड ऑयल, सॉरी फैटी ट्रांस फैट एसिड। ठीक है, और उसके साथ साथ जो WHO है उन्होंने ऐसा भी कहा है दे कॉल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अ ट्रांस फैट बाय 2023। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता कि क्या क्यों हमें नीड थी कि ट्रांस जो फैट है उसका कंटेंट डिक्रीज करने की। अब हम देखते हैं ट्रांस फैट क्या होता है। तो ट्रांस फैटी एसिड और ट्रांस फैट एक मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ अ फैट होता है विच कैन हैव मच मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर बॉडी एज वेल एज दैन एनी अदर डायरेटरी कंस्टिट्यूट। ठीक है, अब बाकी कोई डायरेटरी कंस्टिट्यूट के उसके मामले में ये जो ट्रांस फैट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल या एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है हमारे बॉडी पे। ये जो फैट होते हैं आर लार्जली प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, बट उनका जो स्मॉल अमाउंट होता है वो नेचर थ्रू भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड दस हमारी जो डाइट होती है दिस मे बी प्रेजेंट द आर्टिफिशियल ट्रांस फैट और वी कैन से द नेचुरल ट्रांस फैट, क्योंकि आर्टिफिशियली भी लार्जली प्रोड्यूस किया जाता है और स्मॉल अमाउंट जो है वो जो है नेचुरल में भी मिलता है, डेट इज नेचुरली भी मिलता है। ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रांस फैटी एसिड जो होता है, ठीक है, वो मेनली किससे फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है व्हेन हाइड्रोजन इज मेड टू रिएक्ट विद द ऑयल टू प्रोड्यूस अ फैट रिजेंबलिंग प्योर घी और अ बटर। उस टाइम पे आर्टिफिशियल जो ट्रांस फैट होता है उसका जनरेशन होता है। एंड इन अवर डाइट जो मेजर सोर्स होता है आर्टिफिशियल ट्रांस फैट का वो पार्शियली अगर देखा जाए तो पार्शियली हाइड्रोजेनेटेड
वेजिटेबल ऑयल वनस्पति मैगरीन एंड वाइल द नेचुरल, अगर ट्रांस फैट का कंटेंट देखा जाए तो वो मीट में या डेयरी प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल और नेचुरल जो ऑप्टेन होता है वो किस किस सोर्स से हमारे बॉडी में कंज्यूम होता है ज़्यादा प्रमाण, ज़्यादा परसेंटेज में, वो भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो ये ट्रांस फैट रिलेटेड न्यूज़ थी, जो हमारी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने क्यों कैप लिमिट लगाई, वो सारा हमने आज देख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ कि चाइना अमेंड्स डिफेंस लॉ टू बूस्ट अ वॉर प्रिपेयर्डनेस। तो रिसेंटली कंटेक्स्ट देखा जाए तो चाइना का जो नेशनल डिफेंस लॉ है उसको अमेंडमेंट कर दिया गया है। व्हाट आर द की मेजर चेंजेस मेड इन दिस नेशनल डिफेंस लॉ ऑफ अ चाइनाज। तो सबसे पहला है कि ये जो नेशनल डिफेंस लॉ रहेगा इट विल गिव अ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जिसके पास ग्रेटर पावर रहेगा इन मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज की रिलेटेड टू द प्रोटेक्ट अ न्यू एंड अ बॉर्डरली डिफाइन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट अ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो सारा पावर जो रहेगा, ठीक है, जो नेशनल इंटरेस्ट को कंस्टिट्यूट करने वाले जितने भी मेन पॉइंट्स रहेंगे वो सारा उस पर जो पावर रहेगा, ग्रेटर पावर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पास रहेगा। एक्सपर्ट सीज दैट द फ्रेज डेवलपमेंट इंटरेस्ट वो इंक्लूड करेगा प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइनीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एसेट ओवरसी सच एज दोज अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एज अ रीजन ऑफ अ डिफेंस मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो डेवलपमेंट इंटरेस्ट में मेनली पॉइंट जो प्रोटेक्ट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ चाइना एंड द एसेट विच आर ओवरसी, उन सारा जो रहेगा वो डेवलपमेंट एसेट में आएगा। एंड अमेंडमेंट जो है वो ब्रॉडन करती है द स्कोप ऑफ अ की सिक्योरिटी फील्ड बियॉन्ड द लैंड बॉर्डर, मरनटाइम एंड अ डिफेंस बॉर्डर, ठीक है। सिर्फ उतने तक ही सीमित नहीं रखते हुए उन्होंने इंक्लूड किया है आउटर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटवर्क्स को भी। अमेंडमेंट वो भी और ये भी बात बताती है कि it also says that China will participate in the global security governance, join a multi security talks, and push for and set up an international rules that is widely एक्सेप्टेड फेयर एंड रीजनेबल, ठीक है। तो ये भी वो कर सकती है, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू प्रोविजन जो उनके नेशनल डिफेंस लॉ में रहेंगे। अभी इन सब का हमारे ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा या बाकी ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल में क्या इम्प्लीकेशन होगा। सो द इम्प्लीकेशन इज दैट द चेंजेस come amid a push of a closer civil military fusion with a target make the PLA a world class military or on par with the United States military by 2049 when the पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना टर्न्स 100, ठीक है। तो पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना जब 100 तक मतलब वो अटेंड करेंगे दैट इज़ ऑन 2049, तो उस टाइम तक उनको जो है उनका एक जो टारगेट है कि उनकी जो PLA है, ठीक है, वो एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाए एज पार विद द यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री, ठीक है। तो ये एक उनका इम्प्लीकेशन रहेगा। सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द चाइनाज अमेंड्स डिफेंस लॉ टू बूस्ट द वार प्रिपेयर्डनेस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ सिक्योरिटी कमीशन। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है, हैज़ बिकम अ एसोसिएटेड मेंबर ऑन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिक्योरिटी कमीशन, ठीक है। तो ये जो बॉडी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी वो पार्ट बनी है या एसोसिएटेड मेंबर बनी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिक्योरिटी कमीशन का। अब हम देखते हैं हमारी जो बॉडी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में। तो ये जो है फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो इंडिया में सेटअप हुआ था वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर, दैट इज गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर में वो सेटअप किया गया था, ठीक है। अब ये इसमें के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो ये क्या करती है, ये रेगुलेट करती है सच इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ऑन अप्रैल 27 लास्ट ईयर विच हेड ऑफिस अगर देखा जाए तो गांधीनगर में है। 2019 दिसंबर में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था कि वो सेटअप करेंगे एक यूनिफाइड अथॉरिटी कि वो रेगुलेट करे जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होते हैं ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स का। अब हम देखते हैं हमारी यहाँ पे जो नेक्स्ट बॉडी है दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इसके बारे में। तो ये क्या है, इंटरनेशनल बॉडी है दैट वर्क इन टुगेदर द वर्ल्ड सिक्योरिटी रेगुलेटर एंड रिकॉग्नाइज करती है ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द सिक्योरिटी सेक्टर।
ये जो बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल जो बॉडी है वो डेवलप करती है, इम्प्लीमेंट करती है एंड प्रमोट करती है एडहेरेंस टू द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स फॉर द सिक्योरिटी रेगुलेशन. इट ऑल्सो वर्क इंटेंसिवली विद द G20 कंट्री अलॉन्ग विद दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ भी जो है ये बॉडी जो है वो वर्क करती है. इसके अगर मेंबर्स देखे जाए या इसका अगर इस्टेब्लिशमेंट का ईयर देखा जाए तो वो इस्टेब्लिश हुए थे उन्होंने 1983 को इस्टेब्लिश हुई थी ये जो बॉडी है. एंड मेंबरशिप जो होती है वो रेगुलेट करती है दैन मोर दैन 95% of a world security market in more than 115 jurisdiction securities regulator in emerging market अकाउंट करती है. ओवरऑल अगर देखा जाए तो 75% ऑफ ऑर्डिनरी मेंबरशिप. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो न्यूज़ थी कि हमारी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है वो एसोसिएटेड मेंबर बन गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन का, वो हमने कवर कर लिया है. अब नेक्स्ट क्या है, स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम. तो बोरिस जॉनसन उन्होंने सजेस्ट किया है स्कॉटलैंड जो है शुड नॉट होल्ड अनादर इंडिपेंडेंस रेफरेंडम अंटिल एटलीस्ट 2050 तक, स्ट्रगलिंग ऑफ द क्लेम दैट ब्रेक्जिट हैज स्ट्रेंथन द केस फॉर अ न्यू वोट. ठीक है, उन्होंने इस तरीके से उन्होंने उनका जो है व्यू रखा है. ठीक है, तो बोरिस जॉनसन ने बोला है कि स्कॉटिश जो है स्कॉटलैंड जो है वो वहाँ पे एक नेक्स्ट इंडिपेंडेंस रेफरेंडम ना हेल्ड करे एटलीस्ट बाय 2050 तक. ठीक है, अभी लास्ट रेफरेंडम वहाँ पे कब हेल्ड हुआ था, तो रेफरेंडम लास्ट में वहाँ पे हेल्ड हुआ था फॉर द स्कॉटिश इंडिपेंडेंस, वो 2014 में हुआ था. एंड स्कॉटलैंड जो है हैज़ वोटेड टू रिमेन इन द UK. अब देखते हैं कि व्हेन डिड द स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड यूनाइट. तो द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन द स्कॉटलैंड एंड द इंग्लैंड वो साइन हुआ था जनवरी 16 1707 में एंड इट केम इन टू इफेक्ट ऑन अ मे ऑफ द सेम ईयर एंड दस इट क्रिएट किया एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ अ ब्रिटेन. स्कॉटिश जो पार्लियामेंट है वॉज डिसॉल्व एंड अ सिंगल पार्लियामेंट उसको क्रिएट किया गया था, वॉज क्रिएटेड बाय द वेस्ट मिनिस्ट्रियल मॉडल और वेस्ट मिनिस्ट्रियल इन द लंदन. तो इस तरीके से जो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड वॉज यूनाइट. अब हम देखते हैं कि वाई डिड स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड ज्वाइन इन द फर्स्ट प्लेस. तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का केस ऐसा था, अगर उनकी हिस्ट्री के बारे में देखा जाए, इन दोनों की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है. बट एक शॉर्ट आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे मेंशन किया है कि जो स्कॉटलैंड नीड अ इकोनॉमिक बूस्ट एंड जो कंट्रीज़ के फाइनेंस है वेयर अ मेस आफ्टर द फेल द अटेम्प्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ ट्रेडिंग कॉलोनी. ठीक है, इन पनामा. ठीक है, तो उन्होंने उनका जब वो फेल हो गए थे एन अटेम्प्ट फॉर इस्टेब्लिशिंग अ ट्रेडिंग कॉलोनी एंड उनके लिए जैसे मैंने बोला कि उनके लिए जो है इकोनॉमिक बूस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस अनसक्सेसफुल जो स्कीम उनकी रही है वॉज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि जो स्कॉटलैंड है फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी वॉज बेटर सर्व्ड बाय द यूनियन एंड दस दे बोथ ज्वाइन फर्स्टली. ओके, दस दे ज्वाइंट. एंड अब एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा भी है कि व्हाट इज़ द मेन केस ऑफ इंडिपेंडेंस. तो दोज हु सपोर्ट इंडिपेंडेंस वो बिलीव करते हैं कि स्कॉटलैंड मस्ट बी रिचर इफ़ इट ब्रेक फ्रॉम द इंग्लैंड. ठीक है, एंड ठीक है अभी तो वो जॉइंट है, तो वो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि व्हेन दे सपोर्ट द इंडिपेंडेंस दे बिलीव दैट स्कॉटलैंड बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से काम कर सकता है जब वो इंग्लैंड के साथ से ब्रेक हो जाए. एंड द प्रोपोनेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वांट स्कॉटलैंड टू मेक इट ओन डिसीजन अबाउट हाउ द रिसोर्सेज एंड मनी जो है किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड रेदर देन इन्वेस्टिंग अ बिलियंस ऑफ अ पाउंड इन द न्यूक्लियर वेपन, फॉर एग्जाम्पल दे विल फोकस ऑन अ चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स हो या बाकी डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है उस पर फोकस किए, ना कि मिलियंस ऑफ डॉलर या बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाउंड्स न्यूक्लियर वेपन पे इन्वेस्ट करने से अलावा. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया हमारी इस न्यूज़ के बारे में. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट GS3 पेपर से. न्यूज़ है सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वर्सेस भारत बायोटेक कोवैक्सीन. तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने फॉर्मली अप्रूव कर दिया है सीरम इंस्टीट्यूट एंड बायोटेक वैक्सीन को फॉर रजिस्टरिंग द एमरजेंसी यूज अगेंस्ट द कोविड-19 इन इंडिया. अब हम कुछ बैकग्राउंड देखते हैं इनके बारे में. तो नाइदर कोविशील्ड और नॉर कोवैक्सीन कंप्लीट किया है उन्होंने फेज 3 ट्रायल को अंडर द वैक्सीन कैंडिडेट इज एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं टू द वॉलंटियर एट अ मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस द कंट्री. और ये जो अप्रूवल मिला है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन किया कि ये जो है
फॉर अ रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूजेस, ठीक है। तो इमरजेंसी यूजेस वाला जो प्रोविजन था उसके लिए वो अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो ये जो अप्रूवल रहेगा वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी विच डेलिबरेटली फॉर 2 days और ग्रांटिंग प्रमोशन ग्रांटिंग अप्रूवल ऑफ द वैक्सीन। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों के बारे में है। तो सबसे पहला कोविशील्ड के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो वैक्सीन है वो मेनली डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द एस्ट्राजेनिका, ठीक है। और ये जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है एंड दे आर द ट्रायल पार्टनर एंड इट यूज अ रेप्लिकेंट डिफिशियन चिंपैंजी वायरल वेक्टर जो होता है बेस ऑन वीकनिंग द वर्जन ऑफ अ कोल्ड कॉमन कोल्ड वायरस। ये जो वायरस होता है दिस वायरस कॉज द इन्फेक्शन इन द चिंपैंजी एंड वो कंट्रोल करती एंड वो कंटेन करती है एक जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ SARS-CoV-2 वायरस स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक हो गया ओवरऑल आइडिया रिगार्डिंग अ कोविशील्ड। अब हम देखते हैं कोवैक्सीन का क्या है। तो कोवैक्सीन जो है वो मेनली डेवलप की गई है भारत बायोटेक के, ठीक है, उन्होंने डेवलप की है और ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन है अगेंस्ट द कोविड। भारत बायोटेक अगर देखा जाए उन्होंने डेवलप की है ये वैक्सीन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ। इट इज़ एन इनएक्टिव वैक्सीन है विच इज़ डेवलप बाय इनएक्टिवेटिंग और किलिंग द लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं। उसमें एबिलिटी होती है कि वो डिस्ट्रॉय करे द पैथोजन की एबिलिटी टू रेप्लिकेट बट कीप इट इनएक्ट सो दैट इम्यून सिस्टम जो होती है कैन स्टिल रिकॉग्नाइज इट एंड प्रोड्यूस करे इम्यून रिस्पॉन्सेज, ठीक है। इस तरीके से ये जो है कोवैक्सीन वर्क करती है, ओके। तो इस तरीके से हमारी जो पहली वाली थी कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वो दोनों का डिस्कस हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे है इज इट सेफ, क्या ये सेफ है। तो WHO ने क्या बोला है, WHO हैज़ वेलकम द ऑथोरिटी बट देयर हैज़ सो मेनी फियर अबाउट द वैक्सीन एंड इट्स सेफ्टी। सर्वे हैज़ फाउंड दैट इंडियंस जो है आर नो रश की दैट दे शुड गेट अ वैक्सीन एंड एक्सपर्ट ऑल्सो बिलीव दैट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीन ट्रायल पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। एंड वॉट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो वैक्सीन्स रहेंगी दैट विल बी अंडर द एमरजेंसी यूजेस, ओके। सो एमरजेंसी यूजेस है, सो व्हाट आर द प्रोसीजर कि किस तरीके से एमरजेंसी यूजेस का ऑथराइजेशन इंडिया में दिया जाता है। तो एक्सपर्ट्स एंड एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडियाज ड्रग रेगुलेशन डू नॉट हैव एनी प्रोविजन फॉर एमरजेंसी यूजेस के लिए एंड जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस फॉर रिसीविंग वन इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। कोई पर्टिकुलर प्रोसेस भी डिफाइन नहीं है। डिस्प्यूट CDSCO has been granting emergency or restricted approval to the COVID-19 drugs during the pandemic. Okay. एंड यहाँ पे ये जो फुल फॉर्म है, सॉरी मैं ये फुल फॉर्म मैंने नोट डाउन नहीं किया, मुझे भी याद नहीं आ रहा। सो एक बार ये वाला पॉइंट देख लेना या अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। एंड अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इज़ देयर इज़ एनी रिस्क इन यूजिंग अ प्रोडक्ट दैट हैव ओनली ग्रांटेड एन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन दोनों वैक्सीन को दे दिया गया है। सो तो अभी इनका यूज़ करना किसी टाइप का रिस्क कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिया है कि जो हमारी हमारी नहीं, US की जो FDA है उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पब्लिक हैज़ टू बी इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट हैज़ ओनली ग्रांटेड अ इमरजेंसी यूजेस का अप्रूवल एंड नॉट, मतलब एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मिला है, नॉट अ फुल्ली अप्रूवल, ठीक है। एंड इन दिस केट COVID-19 की जो वैक्सीन्स है, for example, people have to be informed about the known and the potential benefit and the risks of that particular vaccine and extended to which such benefit or the risks are the unknown and that they have a right to refuse the vaccine, ठीक है। और उनके पास राइट भी रहता है अगर बाद में उनको जब जो इतना बेनिफिट्स है या रिस्क है उनको पता चलता है, देन दे हैव राइट कि दे कैन refuse that particular vaccine, okay। So this is our news। अब नेक्स्ट न्यूज़ है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड द सर्विसेज स्कीम। तो ये जो स्कीम है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने लॉन्च की है। इस स्कीम के बारे में अगर देखा जाए इट pertains टू द एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ये एड्रेस करती है डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ अ वेदर क्लाइमेट सर्विसेज जो इंक्लूड करती है जैसे कि वार्निंग ऑफ साइक्लोन्स हो गया, स्टॉर्म सर्ज हो गया या बाकी जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो सब। ईच ऑफ दिस एस्पेक्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ 9 सब स्कीम जो अंडर
द अम्ब्रेला स्कीम अक्रॉस के अंडर आती है एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। ओके, बेनिफिट क्या रहेगा इस स्कीम का? ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करेगी एक इम्प्रूव्ड क्लाइमेट एंड ओशन फोरकास्ट एंड द सर्विसेज, जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी टू इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ अ commensurate benefit of the particular services or the various services। ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर सकेंगे एक साइजेबल नंबर ऑफ अ साइंटिफिक एंड अ टेक्निकल स्टाफ अलॉन्ग विद द रेसिक्यूर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड इट कैन फर्दर जनरेट द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। ये इंश्योर करेगी एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ अ वेदर बेस्ड सर्विसेज टू एंड यूजर अ लार्ज नंबर ऑफ एजेंसी जैसे कि कृषि विकास केंद्र and university and other municipalities and and it also will rope in thus generating employment opportunity for many people। ठीक है, सो ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया अक्रॉस स्कीम। ठीक है, अक्रॉस का फुल फॉर्म भी आपने ये देख लिया किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की। अब हम बढ़ते हैं फैक्ट फॉर द फिल्म्स। मनाथू पद्मानाभन, ठीक है, तो ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर है एंड अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द केरला। अगर उनका लाइफ स्पैन देखा है तो जनवरी 2 1878 टू Feb 25 1970। तो ही टुक पार्ट इन द एंटी अनटचेबल एगिटेशन एंड एडवोकेट ओपनिंग टेम्पल फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट। उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द वेंकॉम सत्याग्रह में भी एंड ही इज ऑल्सो नोन एज अ फाउंडर ऑफ अ नियर सर्विस सोसाइटीज़ एंड उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन में इसको ये जो थी वो न्यूज़ में था। ओके, 2 Jan एंड इन दिस वे आज का जो हमारा डिस्कशन है उसको हमने कंक्लूड कर दिया है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।